स्वागत है आप सभी का आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। 10 के दस्तावेज में आज हम आपको दिखाएंगे भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम के किस बयान पर मचा है घमासान। क्या यूपी एसटीएफ के सामने आतंक के आकाओं का राज खोलेंगे तीन आतंकवादी। सीएम योगी आदित्यनाथ कल पश्चिमी यूपी को क्या देंगे सौगात। कहां अतिक्रमण पर गरजे बाबा के बुलडोजर। आखिर क्यों हरीश रावत ने सीएम आवास पर होने वाले अपने उपवास कार्यक्रम को किया स्थगित। इसके अलावा भी खबरों के दस्तावेज में खोलेंगे कई पन्ने। शुरुआत बड़ी खबर से। एटीएस को मिली है आतंकी नदीम और सैफुल्लाह की रिमांड। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एटीएस को नदीम और सैफुल्लाह की 12 दिनों की रिमांड मिल चुकी है। आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन की भी 10 दिन की रिमांड मंजूर हो चुकी है और अब तीनों आतंकियों से कल एटीएस सुबह से पूछताछ शुरू कर देगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एटीएस को तीनों आतंकियों की अब रिमांड मिल चुकी है। इसमें आतंकी नदीम और सैफुल्लाह की रिमांड 12 दिनों की मंजूर हुई है, तो वहीं आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन की भी 10 दिन की रिमांड मंजूर हो चुकी है। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विवेक, कौन कौन से राज हैं जिनका अब खुलासा होगा। तीनों की रिमांड मिल चुकी है एटीएस को। बिल्कुल अनु, देखिए बहुत सारी जानकारियां सामने आई हैं और सबसे खास बात यह है कि अभी तक तो जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान के जो 2 आतंकी पकड़े गए थे, मोहम्मद नदीम और सैफुल्लाह, ये माना जा रहा था कि दोनों पाकिस्तानी संगठनों की काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो करीब 10 दिन पहले आईएसआईएस का आतंकी आजमगढ़ पकड़ा गया था सबाउद्दीन, उसको भी रिमांड पर लेना इस बात का संकेत है कि प्रदेश में तमाम आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के हैं, सीरिया के हैं, इंटरनेशनल आतंकी संगठन है, वो मिल के कोई बड़ी साजिश रच रहे थे। और ये बड़ी चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसियों की, एटीएस के लिए और राष्ट्रीय एजेंसियां जो एनआईए है उसके लिए भी। इसीलिए जब कल रिमांड पर तीनों आतंकी बाहर आएंगे तो बड़ी साइंटिफिक तरीके से उनसे पूछताछ की जाएगी। पहले अलग अलग पूछताछ की जाएगी और बाकायदा एक स्पेशल टीम इसके लिए बनाई गई है एटीएस की। हो सकता है कि इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उनके भी लोग शामिल हों और दूसरा जो अन्य एजेंसियां हैं यानी आईबी और रॉ के लोग भी आ सकते हैं पूछताछ में। अगर कल नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे वो 2-3 दिन बाद, क्योंकि 12 दिन की रिमांड दोनों आतंकियों को मिली है, 10 दिन की रिमांड जो आईएसआईएस का आतंकी होती है, तो अभी अच्छा समय है। इंट्रोगेशन शुरू होगा तो एक तरह से पहले तो एटीएस की एजेंसियां करेंगी, एटीएस के जो अधिकारी हैं वो करेंगे, उसके बाद नेशनल एजेंसी शामिल होंगी। नुपुर शर्मा की हत्या के लिए कौन कौन से इंतजाम किए गए थे, किन किन लोगों से मुलाकात की गई थी, कहाँ रेकी की गई थी। इसके अलावा आरएसएस के कुछ बड़े नेता हैं, प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री भी बताए जा रहे थे कि टारगेट पे हैं, उनके लिए भी रेकी की गई थी। यानी सर्वे का काम हो चुका था। लेकिन इस सर्वे में कौन कौन लोग शामिल थे और कितना ही गहराई तक सर्वे किया गया था, कौन कौन आदमी इनके टारगेट पे थे, ये सारी जानकारियां। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू, वहाँ के जो अन्य संगठन के लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जो जम्मू में अलगाववादी संगठन है, आतंकी संगठन है, नक्सलाइट हैं, इन सबसे में इनका संपर्क था। यानी बहुत बड़ी एक छानबीन अब शुरू होगी। कल से सुबह 10 बजे तीनों को बाहर लाया जाएगा जेल से। सबसे पहले मेडिकल परीक्षण होगा, उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी और साइंटिफिक तरीके से पहले अकेले होगी, फिर सबको साथ में बिठा के होगी, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। अकेले अलग अलग ग्रुप बना के तीनों आतंकियों का क्रॉस इंटरोगेशन कराया जाएगा। यानी जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, पूछताछ का जो साइकोलॉजिकल तरीका होता है वो भी आजमाया जाएगा। सारे तरीके, मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाला जाएगा। इनके परिवार वालों को भी सामने लाया जा सकता है इमोशनल करने के लिए, सेंटिमेंट जगाने के लिए। और दूसरी बात यह कि इनको बाहर भी ले जा सकता है। यानी जो अन्य प्रदेशों में जो गतिविधियां इनकी अगर पता चलती हैं और लोग पता चलते हैं, साथी सहयोगी पता चलते हैं, जो स्लीपर सेल है, जो एजेंट हैं, कितने एजेंट बनाए थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो अन्य प्रदेशों में भी इनको ले जाके छानबीन कराई जा सकती है। यानी कल से एटीएस के लिए बड़ा काम शुरू होने वाला है और इसके साथ ही कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ठीक है विवेक, तो कुल 10 से 12 दिनों तक ये पूछताछ चलने वाली है। रिमांड मंजूर हुई है इन तीनों की। अब देखना होगा क्या कुछ सामने आता है इनकी इंटेरोगेशन में। शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। श्रीकांत त्यागी को निचली अदालत से बड़ा झटका लगा है।
विधानसभा से पास मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी आज लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी। अब वकीलों ने सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई की जाएगी। दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी के 2 सहयोगियों नकुल त्यागी और संजय की जमानत अर्जियां मंजूर कर ली गई हैं। तो जहां आज झटका लगा है गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को, नोएडा की ग्रैनोमिक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी गाली गलौज का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था और अब इस मामले में झटका निचली अदालत। श्रीकांत त्यागी जी के विषय में मैं आपको बता दूं, श्रीकांत त्यागी की जो जमानत थी लोअर कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है और अब सेशन में दाखिल की जाएगी जिला जज अमरीश सक्सेना जी को। 354 वाने में लोअर कोर्ट ने आपको जैसे बताया और लोगों की पहले रिजेक्ट की है, श्रीकांत त्यागी जी की रिजेक्ट कर दी थी। अब उनकी आज सेशन में हमारे द्वारा, क्योंकि कोर्ट की छुट्टियाँ थी, आज सेशन कोर्ट में हमारे द्वारा दाखिल की गई है। जो डेट मिलेगी सुनवाई के लिए, क्योंकि कमेंट्स आने जरूरी होते हैं। वहीं उसी कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश सिंह आज एमपी एमएलए कोर्ट में जिरह में शामिल होने पहुंचे, लेकिन जज की छुट्टी पर होने के मामले में के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट परिसर से थोड़ी ही देर बाद वे लौट गए। कोर्ट ने अगली तारीख अब 29 अगस्त की दी है। दरअसल गाजीपुर में साल 2001 में मोहम्मदाबाद के उसरी चट्टी पर मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया था। उस वक्त मुख्तार अंसारी के गनर सहित कुल 3 लोगों की मौत हुई थी और इस मामले में मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही इस मामले का ट्रायल चल रहा है। सन 2001 में मुख्तार अंसारी आदि के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उसमें 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। उसी मामले का विचारण इस न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में चल रहा है। उसी में जमानत होने के बाद पिछली तिथि पर आज ब्रजेश सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आए थे और अगली तिथि 29/8/2022 लगी। क्योंकि पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे, इसलिए कोई कार्रवाई होना संभव नहीं था, इसलिए अग्रिम तिथि लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का एक बयान फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। सरधना से पूर्व विधायकी भले ही चली गई हो, लेकिन अकड़ बिल्कुल कम नहीं हुई है। जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में गले में तिरंगा और चेहरे पर अकड़, मंच के सामने समर्थकों की भीड़ और उनके बीच में माइक पर गरजते संगीत सोम। अगर जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि संगीत सोम कस्बे में गरज बरस ऐसी कि हर लाइन पर सवाल खड़े हो, हर बार एक नया बवाल खड़ा हो जाए, लेकिन संगीत सोम बेफिक्र दिखे, आक्रामक दिखे और चुन चुन कर अपने विरोधियों पर वार किया। सामूहिक मंच से कहने का मौका नहीं मिला। कुछ लोग गुंडई करने की कोशिश शायद कस्बे में कर रहे हैं 10 साल बाद फिर से। मुझे लगा है ऐसा है पंकज जी। मैं मंच के माध्यम से ही समझा देना चाहता हूं, मैं भी गया नहीं हूं, ये नहीं हूं। संगीत सोम ने ये बयान उसी सरधना में दिया है जहां से वो इस बार की विधानसभा सीट निकालने में असफल रहे। चुनाव हार गए, लेकिन अकड़ नहीं गई। ताकत में कम नहीं हूं मैं। किसी के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि संगीत सोम ताकत में कभी भी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में। संगीत सोम यही नहीं रुके, सरधना में उनकी धमक जारी रही। इस दौरान लोगों ने संगीत सोम की इन बातों को सुनकर जमकर तालियां बजाई और उनका अभिवादन भी किया। ताकत में कम नहीं हूं मैं। किसी के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि संगीत सोम ताकत में कभी भी 100 विधायकों के बराबर अभी हूं अकेला में। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम वेस्ट यूपी की राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कल पश्चिमी यूपी के 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। वे शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। यहां करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। जिला प्रशासन ने इस बाबत तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो कल मिशन पश्चिमी यूपी रहने वाला है, जिसमें कल
3 क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसमें शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर शामिल है और इस दौरान करोड़ों के विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी जाएगी। तो जिला प्रशासन ने इस बाबत तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन 3 जिलों का दौरा रहेगा। कल पश्चिमी यूपी में खास इन दौरों में रहेगा कि विकास परियोजनाओं की सौगात यहां के लोगों को मिलेगी। अटल आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की संयुक्त योजना से यहाँ बन रहा है, निर्माणाधीन है। और इसमें इस क्षेत्र के ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब और साधारण परिवार के बच्चे हैं, श्रमिकों के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का ये आवासीय विद्यालय है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो गरीबों के बच्चे हैं, श्रमिकों के बच्चे हैं, जिनको पढ़ने का माहौल नहीं मिलता, वे बच्चे आवासीय विद्यालय में रहकर के उनको अच्छे राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई मिल सके। उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार यहाँ पर करेंगे। योगी राज में लगातार भू माफिया एक्शन जारी है। आज बरेली विकास प्राधिकरण ने बड़े बाईपास पर बन रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। पीडीए ने आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों को जमींदोज किया है। इस दौरान भू माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजर में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लगातार अवैध कॉलोनियों को बुलडोज किया जा रहा है। पीडीए ने अब आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बरेली विकास प्राधिकरण ने बड़े बाईपास पर बन रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर इसे जमींदोज कर दिया है। लगातार अवैध कब्जे और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है और ऐसी ही तस्वीर अब ये सामने आई है जहां बरेली विकास प्राधिकरण ने बड़े बाईपास पर बन रही इस अवैध कॉलोनी पर एक्शन लिया है। बुलडोजर चलाकर इसे जमींदोज कर दिया है। पीडीए ने यहां आधा दर्जन अवैध कॉलोनियां हैं जिन पर ये एक्शन लिया है। सोनभद्र में भी अवैध कब्जे पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। यहां म्योरपुर में हवाई पट्टी के विस्थापितों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। तहसीलदार ब्रजेश कुमार वर्मा की अगुवाई में अवैध मकान ढहाए गए हैं। अवैध तरीके से यहां मकानों का निर्माण हुआ था। वहीं विस्थापितों ने बिना सूचना के ही कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सोनभद्र से। यहां भी अवैध कब्जे पर प्रशासन सख्त दिखा है। म्योरपुर में हवाई पट्टी के विस्थापितों के मकानों पर ये बुलडोजर चला है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि पहले से इसकी सूचना नहीं दी गई थी। बढ़ेंगे आगे। जालौन में भारी बारिश के बीच बाबा का बुलडोजर गरजा। यहां जिला प्रशासन की मौजूदगी में अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। पूर्व प्रधान ने खलिहान की जमीन पर कब्जा कर गेस्ट हाउस बनाया था और उस पर यह कार्रवाई हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एसडीएम जालौन राजेश सिंह के साथ राजस्व टीम ने गेस्ट हाउस को जमींदोज कर दिया। कुठोट थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरी गहरवार का ये मामला है। वहाँ कहाँ ले जा रहा है? और अब खबर नोएडा से। नोएडा में आज एडोब बिल्डिंग के पास रोड रेज के एक मामले में युवक को पीटने वाले गुंडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हवालात में बंद आरोपी हाथ जोड़कर पुलिस से अब माफी मांगता नजर आया। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब गुंडा सरेआम युवक से मारपीट कर रहा था और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे ये जेल की अब हवा खा रहा है। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है कि अब से ऐसा नहीं करेगा। किस तरह से सड़क पर गुंडागर्दी की जाती है और जब तुरंत पुलिस एक्शन लेती है, सलाखों के पीछे डाला जाता है, तब कैसे अपनी गलती का एहसास कर ये व्यक्ति माफी मांग रहा है। उत्तराखंड की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। हरिद्वार में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसके विरोध में सीएम आवास पर उपवास पर बैठने वाले अपने ऐलान को पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने अब वापस ले लिया है। यानी हरीश रावत ने 18 अगस्त को होने वाले उपवास को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत से अपील की थी कि वे उपवास पर ना बैठे और इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हरीश रावत को अपने आवास पर बुलाया।
सीएम आवास पर बैठक के बाद हरीश रावत ने अब अपना उपवास स्थगित करने की जानकारी दी है। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में सीएम से विस्तार पर बात हुई और सीएम से मिले सकारात्मक संकेत के बाद उन्होंने उपवास पर न बैठने का फैसला लिया है। दरअसल हरीश रावत हरिद्वार में तय समय पर पंचायत चुनाव कराने और इसमें किसी भी तरह के सरकारी धन बल का इस्तेमाल रोकने को लेकर सरकार से पुख्ता आश्वासन चाहते थे, लेकिन अब सीएम से बात के बाद ये टाल दिया। के बाद शिष्टाचारवश मुझसे भेंट करने आए थे, तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था कि मैं शिष्टाचारवश उनसे भेंट करने आने के बजाय सीधे उपवास पर बैठूं। इसलिए मैंने उनसे मिलने की बात कही और मैं मिला उनसे। अब स्थिति यह है कि आज यदि कुछ हम करते भी हैं, वहाँ मुख्यमंत्री करते भी हैं कुछ, तो उससे पंचायती चुनाव खिसकने का खतरा हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि हरिद्वार के अंदर आप चुनाव समय पर हो जाए, सरकार जल्दी निर्णय कर ले। मगर मैंने इतना उनसे जरूर कहा है कि प्रशासन निष्पक्ष रहे, जितना हो गया यहीं पर बस करें। उधर अयोध्या के मुमताज नगर क्षेत्र में आज अचानक से एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन मकान का अचानक लेंटर गिरा और हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। 12 मजदूरों में से 11 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसमें एक मजदूर बुरी तरह से जख्मी हुआ। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। खाली कराओ एम्बुलेंस तक एकदम। मुमताज नगर में हाईवे के किनारे निर्माणाधीन बिल्डिंग में कार्य चल रहा था, लेंटर के स्तर पर था ये, और इसमें कुछ लोग करीब 12 लोग मजदूर काम कर रहे थे। तो एकाएक जो लिंटर है ये सरिया सहित जो है नीचे गिर गया। उनको रेस्क्यू टीम के द्वारा पब्लिक के सहयोग से निकाला गया और ट्रीटमेंट के लिए, बाकी यहाँ की जो घटना के संबंध में इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। कासगंज से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत की जेब काटते हुए रंगे हाथों एक चोर पकड़ा गया। नदरई रानी वीरांगना अवंतीबाई पार्क पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये घटना घटी, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने चोर की पिटाई कर डाली। बाद में पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया। अब मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। और चलिए इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।